राम राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे हरियाणा क्लर्क यूडीसी का 2016 में पेपर हुआ था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो HSSC मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। किस स्थान पर मेट्रो रेल सुविधा नहीं है? तो ये 2016 का पेपर है, तो उसमें दिल्ली झज्जर में भी है, दिल्ली फरीदाबाद में भी है मेट्रो, दिल्ली गुरुग्राम में भी है और दिल्ली समयपुर बादड़ी में भी अब आ चुकी है भी। इनमें सब में अब मेट्रो की सुविधा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम ये विदेशी महिला थी। जो एनी बेसेंट थी कौन थी? विदेशी महिला थी, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने? कलकत्ता अधिवेशन। तो अगर ये पूछे कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1917 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और कब हुए थे ये जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। वहीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ये तो थी, देखो भाई, विदेशी महिला एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर ये पूछें कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी पहली, तो वे थी श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में, उसकी अध्यक्षता। और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछें अध्यक्ष, तो वो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। ठीक है। केएमपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर पलवल है इसका केएमपी का पूरा नाम। तो पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग, जिसे कुंडली मानेसर पलवल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसका दूसरा नाम पूछ लें केएमपी का, तो पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग दिल्ली। पश्चिमी परिधीय द्रुतगामी मार्ग। अब ये भी पूछ सकते हैं भाई, केएमपी कोई नहीं पूछेगा। यह भारत के हरियाणा राज्य में 135.6 किलोमीटर लंबा है। तो केएमपी की लंबाई पूछे तो कितना है? 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जुई नहर द्वारा मुख्यतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो जुई नहर द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है। तो ये पूछे जुई नहर किससे निकाली गई है? तो ये भाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी नहर है, जिसे राज्य के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो जुई नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी। कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इमलोटा भिवानी जिला में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? तो इमलोटा गांव है, उसमें वो कहाँ पड़ता है? भिवानी जिले में। तो किस देवता का मेला लगता है? ये लगता है श्री हनुमान जी का। किसका मेला लगता है? श्री हनुमान जी का। और कब लगता है? फाल्गुन मास में। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो शिल्पियों का कुंभ किसे कहा जाता है? सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को क्या कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 15 दिन तक चलने वाला मेला है। कितने दिन चलता है अगर ये पूछ लें तो? सूरजकुंड 15 दिन तक। यह मेला हरियाणा राज्य के फरीदाबाद शहर में लगता है। तो फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड, दिल्ली के निकट है, ये सभी को पता है भाई। इस मेले में हस्तशिल्पी और हथकरघा कारीगरों के अलावा भी कौन आते हैं? विविध अंचलों की वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजन भी दिखाए जाते हैं, लोक संगीत भी और लोक नृत्य भी, ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शिल्पियों का कुंभ। सूरजकुंड मेला कहाँ? फरीदाबाद में। हीरे के निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त
की जाती है। तो क्या हीरे की निम्न में से कौन सी विशेषता कैरेट में अभिव्यक्त है? तो कैरेट में क्या वजन, हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। तो ये पूछे हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय, क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। हीरे के वजन को किस में मापा जाता है? मतलब कैरेट में व्यक्त किया जाता है। और हीरा प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण चमकता है। ये पूछ रहे भाई हीरा किसके कारण चमकता है? तो पूर्ण परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो ये पूछ रखा है विस्फोटक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, तो देखो विस्फोटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। और इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1863 में इसका आविष्कार किया था। किले, लगूर या लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। तो ये किसमें? नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ या किले, लगूर या लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके इसको बनाया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक है। सामान्य घेंगा किसके अभाव में होता है? तो सामान्य घेंगा पूछ रखा है किसके अभाव में होता है? आयोडीन के अभाव में। घेंगा एक रोग है जिसमें क्या होता है? गला फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो किसमें? थायराइड ग्रंथि में। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गले में होती है। आयोडीन की कमी की पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो घेंगा क्या होता है? किसके अभाव में होता है? आयोडीन की कमी। और इसमें थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इसके लिए, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है? उत्तर अयनांत के लिए। तो देखो भाई उत्तर अयनांत क्या है? पृथ्वी पर 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सबसे अधिक ऊंचाई होती है और यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। तो उत्तरी अयनांत में 21 जून को क्या होता है? दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा? देखो भाई 21 जून को क्या है? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी अयनांत। इसमें क्या होगा? दिन बड़े होते हैं 21 जून को और रातें छोटी होती हैं। और ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। ठीक है। वृक्ष का संबंध इससे है। तो वृक्ष का संबंध किससे है? देखो भाई ये है यूरोपियन संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन में किया गया मतदान। BREXIT। इसका संबंध किससे है? यूरोपियन संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन में किया गया मतदान। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया ब्रेक्जिट के नाम से जानी जाती है। और 19 जून 2017 से यह आरंभ हुआ था भाई। बहिर्गमन से संबंधित बातचीत आरंभ हुई थी। तो ये क्या है? ब्रेक्जिट क्या है? यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन में किया गया मतदान है। अगर आगे भी आ जाए ब्रेक्जिट क्या है, तो यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए ब्रिटेन में किया गया मतदान। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? तो स्कूलों में पढ़ना छोड़कर सरकारी पद लौटाकर खिलाफत कमेटी बनाकर क्या आएगा? ये सभी। क्या आएगा? ये सभी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, एक नेतृत्व न मिलना। इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी।
होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? होली से पहले किया जाता है फाग नृत्य। यह एक ऋतु ऋतु नृत्य है। तो फाग नृत्य कैसा है? ऋतु नृत्य है, जिसके माध्यम से किसान लोग अपने हर्ष और उल्लास को अभिव्यक्ति करते हैं। लहलाती फसलों तथा मादक बसंत के आगमन की मस्ती को ग्रामीण लोग गीत और नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो यह पुरुषों और महिलाओं का सामूहिक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है भी, पुरुषों और महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सामूहिक। तो ये क्या है? फाग नृत्य। होली के 15 दिन पूर्व महिला और पुरुषों द्वारा, दोनों द्वारा किया जाता है फाग नृत्य। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भी, महिला और पुरुषों दोनों का नाम दे दिया तो। वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी इसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है। तो किसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है? पत्ते की ऊपरी सतह। पत्ते की ऊपरी सतह। पत्तों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना होता है। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। पत्तियां रंध्रों की सहायता से श्वसन में सहायता करती हैं। कुछ पत्तियां प्रतान का रूप धारण करके आरोहण में सहायता करती हैं। पत्तियां वृद्धि, प्रजनन एवं परागन में मदद करती हैं। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। तो वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त पानी। तो अतिरिक्त पानी किसके माध्यम से हवा में छोड़ा जाता है? पत्ते की ऊपरी सतह से। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार 1897 में किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। देखो भाई, डी ग्रुप में इस तरह के ये क्वेश्चन आएंगे। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में, 1879 में बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान के नाम से भी संबंधित मतलब गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है। तो ये कौन सा है? कौन सा है बताओ, ये कहाँ है? ये है ज्योतिसर में। कहाँ है? ज्योतिसर, कुरुक्षेत्र में। गीता ज्ञान से संबंधित वट वृक्ष ज्योतिसर में है। तो ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और यह हिंदू तीर्थ माना जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में मान्यता है कि उसी वट वृक्ष के नीचे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। और यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। सुल्तान फिल्म में हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? तो सुल्तान फिल्म में सलमान खान ने। हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसने अदा की थी? सलमान खान ने। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे माना जाता है? तो बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे माना जाता है? भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहा जाता है। यहाँ के मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक 2008 में देश के लिए मुक्केबाजी में पहला कांस्य पदक जीता था। तो क्या जीता था? पहला कांस्य पदक जीता था। भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है और भिवानी को छोटा क्यूबा भी कहा जाता है, मिनी क्यूबा। भिवानी को पावर हाउस बनाने में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन कप्तान हवा सिंह की अहम भूमिका है। तो किसकी अहम भूमिका है? कप्तान हवा सिंह की। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को। विजेंद्र ने 2008 में कांस्य पदक जीता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस टीम से संबंध रखता है? तो किस टीम से संबंध रखता है ये पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी है। देखो भाई, ये पूछ लेंगे किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और किस देश से संबंधित है, मतलब किस टीम से संबंधित है? पुर्तगाल की टीम से। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? हिसार में। कहाँ हुआ था? पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। तो देखो, पंडित जसराज के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। 20 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था हिसार में। कहाँ हुआ था? हिसार में। 20 जनवरी 1930 को। देखो भाई, 20 जनवरी 1930, 20-30 हो जाएगा याद। हिसार में हुआ था। गायन के अतिरिक्त पंडित जसराज तबला वादन में भी पारंगत थे।
तो गायन के अतिरिक्त पूछ लें तो तबला वादन में भी पारंगत थे। पंडित जसराज को स्वामी हरिदास संगीत रत्न, तो इनकी उपाधि पूछ लें भाई। हरिदास संगीत रत्न हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मार्तंड तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पश्चिमी बंगाल की विश्व उन्नयन संसद द्वारा, देखो पश्चिमी बंगाल की विश्व उन्नयन संसद द्वारा डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है वन संरक्षण से संबंधित। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के, अगर ये पूछें कौन से राज्य में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए, देखो भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तराखंड राज्य से। वहाँ पे जब ये सरकार वन काट रही थी ना, तो ये शुरू हुआ था चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई के विरोध में। उन्होंने, उत्तराखंड के लोगों ने वृक्ष नहीं काटने दिए थे और उनका विरोध करने के लिए क्या किया था, वो जो वृक्षों से चिपक गए थे, तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है। और उत्तराखंड का जिला पूछे तो चमोली जिला, और 1973 में प्रारंभ हुआ था। ये पूछ लेते हैं भी कब शुरू हुआ था ये चिपको आंदोलन? तो 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1973 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में थी। तो देखो भाई थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाओ तो क्या करेंगे, चिपको आंदोलन में कौन कौन थे? 3 ये दे देंगे, 1 अलग दे देंगे। तो एक बार दोबारा से देख लो। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और श्रीमती गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है। 1973 में चिपको आंदोलन। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? रेलगाड़ी पूछ रखी है भाई। तो ये है दिल्ली रेवाड़ी। कहाँ चली थी? दिल्ली रेवाड़ी में। हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 में रेवाड़ी में चली थी। तो इसकी डेट पूछे तो कब? 1873 में रेवाड़ी में चली थी। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चलाई गई थी। देखो भाई हरियाणा में पहली ट्रेन पूछे तो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी। ठीक है। ये रेवाड़ी से दिल्ली नहीं चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी तक 1873 में पहली सर्वप्रथम रेलगाड़ी। और सीएनजी ट्रेन, पहली सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन, ये तो है हरियाणा की 1873 में हरियाणा में चली थी रेलगाड़ी। लेकिन अगर भारत की पहली सीएनजी ट्रेन पूछें तो यह है 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चलाई गई थी पहली सीएनजी ट्रेन। 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक। और हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी चलाई गई थी। ठीक है। रोलैक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? अम्बाड़ा में। रोलैक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम अम्बाड़ा में हुआ था। रोलैक्ट एक्ट के दौरान 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। तो रोलैक्ट एक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? अम्बाला में। और 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल से महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है। अरावली गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ बना है? फरीदाबाद में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो ये लगा है तेल शोधक कारखाना। कौन सा कारखाना है?
तेल शोधक कारखाना पानीपत के बाहुली में। तो ये भी पूछ लेंगे पानीपत के कहाँ पे तेल शोधक कारखाना लगा है, तो बाहुली में। तो पानीपत के बाहुली में तेल शोधक कारखाना लगा है। कब लगा था ये और देख लो भाई। तेल शोधक कारखाना जो है बाहुली में उसकी स्थापना हुई थी 1980 में। और ये है देखो भाई, उस टाइम पे पानीपत नहीं था, करनाल था। तो ये करनाल के बाहुली में की गई थी। अब ये बाहुली आता है पानीपत में। तो पानीपत का गठन होने के बाद बाहुली पानीपत जिले का भाग बन गया। लेकिन ये 1980 में करनाल के बाहुली में की गई थी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। 1980 ये डेट याद रखना भाई, पानीपत के बाहुली में 1980 में। सर्वोदय का मतलब है, तो सर्वोदय का मतलब क्या है, सबकी उन्नति। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका विकास। अंग्रेजी लेखक रस्किन की एक पुस्तक अनटू दी लास्ट का गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुदित एक संस्करण है। तो सर्वोदय किसकी बुक से लिया गया है, ये रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दी लास्ट। तो ये पूछ लेंगे अनटू दी लास्ट किसकी बुक है, तो रस्किन की। और गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुदित एक संस्करण है। सर्वोदय का अर्थ, सर्वोदय समाज गांधी की कल्पनाओं का समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। तो ये किससे संबंधित है, भारतीय ग्राम व्यवस्था से संबंधित है सर्वोदय। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुआ। तो मतलब शिक्षा भी ग्रहण नहीं की थी और उस पर शोध कार्य हुआ था। तो किस पर, पंडित लक्ष्मीचंद पर। हरियाणा का शेक्सपियर स्वर सम्राट तथा सूर्य कवि लक्ष्मीचंद कहाँ के थे, ये सोनीपत के थे। इनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर भी कहा जाता है हरियाणा का, स्वर सम्राट भी कहा जाता है, सूर्य कवि भी कहा जाता है। लक्ष्मीचंद के द्वारा कुछ प्रमुख सांग कौन कौन से हैं, तो नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद, ये किसके हैं, लक्ष्मीचंद के सांग हैं। कौन कौन से, नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद आदि। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा भाग बताता है, ये है भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा भाग बताता है, भाग 4। और अनुच्छेद कौन सा आएगा, 36 से 51 तक। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और किस में है, भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है, 36 से 51 तक। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, तो आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1976 को। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1976 को। आकाशवाणी रोहतक की तो होगी 8 मई 1976 को। यह राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र भी था। तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा था, रोहतक आकाशवाणी केंद्र। 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में 24 जून 1991। देखो भाई, 8 मई 1976, 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में, और फिर हुआ था हिसार में 26 जनवरी 1999 को। तो ये डेट याद रखनी पड़ेगी भाई। देखो, 8 मई 1976 को रोहतक में, 24 जून 1991 को, देखो भाई 24 जून 1991 को कहाँ, कुरुक्षेत्र में। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में। अच्छा, 26 जनवरी 1999 को हिसार में। कहाँ, हिसार में। तो 8 मई 1976 को रोहतक में, और 24 जून 1991, 8 मई 1976, 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में, और 26 जनवरी 1999 को हिसार में। तो सबसे पहले रोहतक, फिर कुरुक्षेत्र, फिर हिसार में जो 3 आकाशवाणी केंद्र हैं उनकी स्थापना हुई थी। अच्छा, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, वो भी हिसार में है। हिसार दूरदर्शन केंद्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2002 को। ये भी याद रखना भाई, स्थापना कब हुई थी,
जो एकमात्र हिसार दूरदर्शन केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को, लेकिन अब ये चंडीगढ़ में स्थापित कर दिया है। जो दूरदर्शन केंद्र है 1 नवंबर 2002 को हुई थी इसकी स्थापना हिसार में, लेकिन अब ये फिलहाल पूछे तो ये है चंडीगढ़ में। बाकी 3 समूह से संबंध न रखने वाले का चयन कीजिए। तो ये क्या है, मीटर, इंच, फुट, यार्ड, ये क्या है, ये मीटर इससे अलग है तो ये आ जाता है भी। इंच, फुट और यार्ड तो लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं इंच, फुट और यार्ड, तो मीटर इनसे अलग हो जाएगा। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये किस स्थान पर हुआ था? खेड़ी सुल्तान में। बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तान में। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक दादा बस्तीराम गांव खेड़ी सुल्तान में पैदा हुए थे, जो अब हरियाणा के झज्जर में है। तो ये कहाँ है? खेड़ी सुल्तान का है, झज्जर जिले में पड़ता है। तो ये भी क्या थे? समाज सुधारक थे, पंडित बस्तीराम। इनका जन्म कब हुआ था? खेड़ी सुल्तान, झज्जर में। वेदों और वैदिक के सिद्धांतों को समर्पित थे ये भी। खेल नीति 2015 में खिलाड़ियों को कौन सी सुविधा दी गई थी? तो कौन सी सुविधा दी गई थी खेल नीति 2015 में? ये अब भी पूछ लेंगे भाई। उपरोक्त सभी दी थी। पदक विजेता की राशि में वृद्धि की थी खूब, गांव में आउटडोर खेलों की सुविधा की थी, राष्ट्रीय खेल अकेडमी की स्थापना की गई थी। तो ये खेल नीति जो 2015 थी उसमें ये सारी चीज़ें खिलाड़ियों को दी गई थी। भगत व संगीतक सूरदास किसके समकालीन थे? तो सूरदास किसके समकालीन थे ये पूछ रखा है भाई। तो ये थे अकबर के समकालीन। आधुनिक फरीदाबाद जिले में एक, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीही गांव फरीदाबाद में। जो अब सीही गांव अगर ये पूछ लें कौन से रोड पे है तो ये है मथुरा आगरा रोड पर। ये भी पूछ सकते हैं भाई सीही गांव कहाँ है, कौन से रोड पे है, तो ये है मथुरा आगरा रोड पर। गई घाट नामक स्थान में बस गए। इनकी रचना कौन कौन सी हैं सूरदास की? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर के क्या थे? समकालीन थे। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट बताना है भाई। अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड शो। तो शो का मतलब क्या है? उससे उल्टा बताना है, इसमें अपोजिट बताना है। तो शो का मतलब होता है भाई दर्शाना, दिखाना। और हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। तो इसका क्या आएगा? शो का अपोजिट होगा हाइड। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। इसमें क्या बताना है? सेम शब्द बताना है। सेम शब्द बताना है रिस्पेक्ट का। तो रिस्पेक्ट का सेम क्या होगा? रेपुटेशन। क्या होगा? रेपुटेशन। रिस्पेक्ट का सेम मतलब नियरली, नियरली द सेम इन द मीनिंग। तो नियरली क्या होगा? रिस्पेक्ट का रेपुटेशन। नाउन फ्रॉम द इंसिस्ट इज। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा इंसिस्टेंस। क्या आएगा इसका? इंसिस्टेंस। इंसिस्ट का क्या आएगा? नाउन फॉर्म ऑफ द इंसिस्ट, इंसिस्टेंस। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है अभी इसमें। तो क्या बताना है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें क्या आएगा? देखो ये आएगा ACCOMMODATE। ACCOMMODATE। In the following question, choose the word which has opposite meaning to the word in capital. तो अनडांटेड का क्या आएगा? डिस्करेज, डिस्करेज्ड। अनडांटेड का क्या आएगा? डिस्करेज्ड। फिलिंग इन द ब्लैंक।
विद द मोस्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें क्या बताना है, थीव्स ब्रोक डैश द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द मनी। तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें आएगा इनटू, क्या आएगा, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द मनी। नीचे दिए गए शब्दों के उत्तर चुनकर लिखिए और शुद्ध वाक्य बताइए। तो सीता खाना खाती है, सीता खाना खाता है, सीता खाना खाते हैं, सीता खाना खा रहा है। तो इसका क्या आएगा भाई, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीता खाना खाती है, क्या आएगा, सीता खाना खाती है। हम मैदान में खेलता है, हम मैदान में खेलते हैं, हम मैदान में खेलते हैं। तो इसका क्या आएगा, हम मैदान में खेलते हैं। नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बनाइए। तो इसमें क्या बनाना है, विशेषण बनाना है भी, क्या विशेषण बनाना है। तो दया का विशेषण क्या होगा, दयालु, क्या होगा विशेषण, इसका होगा दयालु। नमक का विशेषण होगा नमकीन, क्या होगा, नमकीन। तो नमकीन भी कौन सा होगा, ये वाला नमकीन होगा, ये सही है। नमक का विशेषण क्या होगा, नमकीन। दया का विशेषण क्या होगा, दयालु। निम्न पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए जो आभूषण बनाता है। तो आभूषण कौन बनाता है, सुनार। 2 सही 1/2 को हिंदी में लिखिए। तो 2 सही 1/2 का हिंदी में क्या होगा, इसको बोलते हैं भाई डाई, क्या होता है, इसको डाई बोलते हैं। जिस बाजार में केवल 2 ही फर्में होती हैं, तो इसका क्या होगा, द्वैधिकार। जिसमें 2 फर्में होंगी तो उसमें द्वैधिकार होगा। बाहरी डाटा इसमें संग्रहित किया जाता है। तो बाहरी डाटा किस में संग्रहित किया जाता है, बाजार पूर्वानुमान फाइल में। बाहरी डाटा बाजार पूर्वानुमान फाइल में संग्रहित किया जाता है। बाहरी डाटा बाजार पूर्वानुमान फाइल में संग्रहित किया जाता है। सरल सहबंध में शामिल होने वाले चरों वेरिएबल्स की संख्या होती है। तो सरल सहबंध में शामिल होने वाले चरों वेरिएबल्स की संख्या क्या होती है, इसकी होती है 2। सरल सहबंध में शामिल होने वाले चरों वेरिएबल्स की संख्या होती है 2। अधिकार का प्रतिनिधियन इससे जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है, प्रबंधन नियंत्रण से। किससे, प्रबंधन नियंत्रण से। अधिकार का प्रतिनिधियन किससे जुड़ा होता है, प्रबंधन नियंत्रण से। एमबीओ का लाभ, किसे एमबीओ का लाभ नहीं मिलता। तो किसे एमबीओ का लाभ नहीं मिलता, योजना के बगैर सफलता, क्या होगा, योजना के बगैर एमबीओ का लाभ है। कर्मचारी की प्रतिबद्धता, बेहतर मूल्यांकन, आत्म संयम। तो योजना के बगैर सफलता, एमबीओ का लाभ नहीं मिलता, योजना के बगैर सफलता। इसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। किसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है, किसके उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। तो ये होगा श्रम, श्रम के उपयोग के लिए वेतन दिया जाता है। कानून के अनुसार बैंकों का वर्गीकरण। तो कानून के अनुसार बैंकों का वर्गीकरण अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक के रूप में किया गया है। अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, ये दोनों आएगा। ये भी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। कानून के अनुसार पूछ रखा है, बैंकों का वर्गीकरण गैर अनुसूचित भी है और अनुसूचित भी है। विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। तो किस पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी। तो हुई थी 1668 में। पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1668 में।
1668 में विश्व में पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी 1668 में। और ये कौन सा था बैंक? स्वीडिश रिक्स बैंक था। तो कौन सा था? बैंक स्वीडिश रिक्स बैंक था, जिसे 1668 में स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला केंद्रीय बैंक था स्वीडिश रिक्स बैंक, मतलब स्वीडिश बैंक था, जिसे 1668 में स्थापित किया गया था। लदान बिल ऑफ लैंडिंग की कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं? लदान बिल की कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं? तो ये 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। लदान बिल क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग की 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। भाई देखो, लदान बिल क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग ये क्या है? इसकी प्रतियां पूछ रखी हैं, तो इसकी 3 प्रतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है तो उसके दुर्लभ कारकों की आय क्या होगी? तो दुर्लभ कारकों की आय क्या होगी, ये पूछ रखा है। तो ये घटेगी। क्या होगी? ये घटेगी। यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है तो उसके दुर्लभ कारकों की आय घटती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करता है कोई देश, तो उसके दुर्लभ कारकों की आय क्या होगी? घटेगी। महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत किस में हुई थी? तो भारी उद्योग नीति किस में शुरू हुई थी? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें शुरू हुई थी। कौन सी में? दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी। और महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग तो किसकी थी? महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें शुरू हुई थी। और ये कब हुई थी? 1956-61 में। 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक हुई थी। इसमें क्या हुआ था? उद्योगों पर जोर दिया गया था। और किसकी थी ये? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखो एक बार तो दूसरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इसमें देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो था समाजवादी समाज की स्थापना करना, लेकिन इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। मुख्य उद्देश्य पूछे तो क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, और इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय प्राथमिकता और पहला तो क्या था? इसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। और दूसरी इसकी प्राथमिकता क्या थी? यातायात संचार पे भी कुछ काम किया जाए। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में था, जो 56 से 61 तक चली थी। अब पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत पूछ रखी है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। अच्छा, जो दूसरी थी ना, इसमें क्या हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात केंद्र की भी स्थापना अगर पूछ लें। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात केंद्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें समाजवादी समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था और उद्योगों पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की ये विशेषताएं हैं। अब पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक। तो 1951 से 56 तक थी। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पर। और पहली योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। और मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्था का संतुलन करना। इस योजना को कृषि पर जोर दिया गया था पहली योजना में। दूसरी में उद्योगों पर जोर दिया गया था। और 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 56 से 61 तक। पहली योजना का मॉडल पूछे तो हैरोल्ड डोमर है, दूसरी का पीसी महालनोबिस। नकद में बेचा गया माल किसका उदाहरण है? तो नकद में बेचा गया माल किसका उदाहरण है?
ये है आय का उदाहरण है। देय के भुगतान से यह होता है। तो देय के भुगतान से क्या होता है? कुल संपत्ति में कमी होती है। देय के भुगतान से कुल संपत्ति में कमी होती है। देय के भुगतान से क्या होता है? कुल संपत्ति में कमी होती है। कुछ फर्मों वाले उद्योग को कहते हैं। तो कुछ फर्मों वाले उद्योग को क्या कहते हैं? कुछ फर्मों वाले उद्योग को क्या कहते हैं भाई? इसमें होगा अल्पाधिकार। क्या होगा इसमें? अल्पाधिकार। अल्पाधिकार मतलब बाजार में वह संरचना जिससे वस्तु के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं, मतलब बेचने वाले कुछ ही लोग होते हैं और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? कुछ प्रमुख फर्म आकार में बड़े होते हैं, पारस्परिक निर्भरता, प्रवेश के लिए बाधा, सजातीय और विभेदित उत्पाद, मूल्य कठोरता। तो देखो भाई, अगर अल्पाधिकार होगा, कुछ लोगों के पास ही अगर कोई चीज़ है, मान लो वो कुछ लोगों के पास ही होगी, तो उसमें क्या होगा? वो अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा देंगे। अच्छा, वो अपने उसमें फर्म में किसी को आने भी नहीं देंगे, मतलब जो खुद बना रहे हैं वो किसी और को बनाने भी नहीं देंगे। और मूल्य कठोरता मतलब अपनी मर्ज़ी से वो रेट बढ़ाएंगे। तो कुछ फर्मों वाले उद्योग को क्या कहते हैं? अल्पाधिकार बोलते हैं। विपणन का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो विपणन का किस में एक महत्वपूर्ण स्थान है? विपणन का तो ये है व्यापार और समाज में, दोनों में है। विपणन का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है, व्यापार में और समाज में। ठीक है। विपणन की भूमिका इसके बदलाव और बढ़ने से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हुई है। तो क्या यह प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा? विपणन की भूमिका इसके बदलाव और बढ़ने से बहुत अधिक महत्वपूर्ण, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा। अल्पावधि वित्त का उपयोग इसके लिए होता है। अल्पावधि वित्त का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है दीर्घकालीन उद्देश्य। क्या होता है? दीर्घकालीन उद्देश्य। विज्ञापन इन्हें आमंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो किन्हें? सार्वजनिक जमा। विज्ञापन इन्हें आमंत्रित करने के लिए आवश्यक है, सार्वजनिक जमा को आमंत्रित करने के लिए आवश्यक है। कर्मियों के प्रबंधन को यह भी कहते हैं। तो क्या भी कहते हैं? स्टाफिंग। कर्मियों के प्रबंधन को क्या भी कहते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाफिंग बोलते हैं। तो धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।